सुप्रभात। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह। बेटा, आज आपको अलंकार करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि बेटा आपको पता है, पहले वीडियो हम अलंकारों पर 2 बना चुके हैं। अब आज हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाली दोनों वीडियो अच्छी लगी होगी और आज हम अपनी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या है 5वां अलंकार वह उससे आगे करेंगे बेटा। और वो है इस प्रकार, जैसे नंबर 5 पे है बेटा। नंबर 5 पर हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार ध्यान से देखना बेटा। रूपक अलंकार परिभाषा है इसकी, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ध्यान देना बेटा, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण है बेटा, जैसे ध्यान देना, उदाहरण है अपना उदाहरण नंबर 1। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब ये काव्य पंक्ति है बेटा, ध्यान देना कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो इस काव्य पंक्ति में किस प्रकार है रूपक अलंकार, ये जानेंगे। सबसे पहले तो हिंदी है बेटा इसकी, कि जो श्री कृष्ण है वो बचपन में अपनी यशोदा मैया से बोलते हैं क्या कि मैया माँ मैं तो चंद्र खिलौना लेना चाहता हूँ। भाई चंद्रमा ही खिलौना हो लेना चाहता हूँ। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर एक चंद्र है और एक है खिलौना। इन दोनों में से एक उपमेय है तो दूसरा उपमान है। तो कौन सा इनमें से उपमेय है और कौन सा उपमान है, इस बात को जानेंगे बेटा। जैसे इसकी पहचान क्या होती है बेटा, कि उपमेय पर उपमान का आरोप, अर्थात जो उपमेय होता है वो किसके समान बताया जाता है? उपमान के समान बताया जाता है, उपमान जैसा बताया जाता है। कहने का मतलब उपमान कोई विशेष चीज होती है, कोई असाधारण चीज होती है, और जो उपमेय है वो सामान्य कह लीजिए या साधारण चीज होती है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ बच्चे को खिलौना चाहिए था, तो ये खिलौना तो हो जाएगा उपमेय, ये सामान्य हो जाएगा। उपमेय साधारण है ये उपमेय, लेकिन कैसा खिलौना चाहिए बेटा उन्हें चाहिए चंद्रमा जैसा। तो चंद्रमा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो उपमेय है उस पर उपमान का आरोप है, कि जो उपमेय है अर्थात खिलौना कैसा चाहिए? बिल्कुल चंद्रमा जैसा। तो इस तरह से बेटा हम देख पा रहे हैं कि उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता दिखलाई गई, और यही समानता क्या है? रूपक अलंकार को स्पष्ट करती है। तो बेटा अन्य उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। जैसे चरण कमल
बंदो बंदो हरी राई हरी राई। चरण कमल बंदो हरी राई। बेटा ये उदाहरण है, देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरी राई। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो चरण है और एक है कमल, इन दोनों में से एक उपमेय है और दूसरा क्या है, उपमान है। उपमेय उपमान की पहचान बेटा मैं बता चुका हूँ किस तरह से करते हैं कि जो उपमेय होता है उस पर उपमान का आरोप होता है, या ये कह लीजिए जो उपमेय होता है उसको किसके समान बताया जाता है, उपमान के समान बताया जाता है। तो बेटा यहाँ पर भी देख लीजिए, जो चरण है वो यहाँ क्या हो जाएगा, वो जो कमल है वो यहाँ क्या हो जाएगा। कमल यहाँ विशेष है बेटा, असाधारण है कमल, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उपमान कोई असामान्य या असाधारण चीज वस्तु पदार्थ होता है, और जो उपमेय है वो कोई सामान्य कोई साधारण वस्तु पदार्थ या ठीक है ना चीज होती है, तो ये है उपमेय। उपमेय बेटा इसमें चरण है कि हिंदी क्या बनेगी, भगवान के चरणों में जो वंदना कर रही है, कहते हैं कमल रूपी चरणों में मैं भगवान के कमल रूपी चरणों में वंदना करना चाहता हूँ या करता हूँ बेटा, कि कमल रूपी चरणों में या कमल के समान, यहाँ उपमेय उपमान में अत्यंत समानता मिलेगी बेटा, कि कमल के समान चरणों में मैं वंदना करना चाहता हूँ, भगवान के कमल के समान चरणों में मैं वंदना करना चाहता हूँ। तो इस तरह से बेटा उपमान और उपमेय में अत्यंत समानता होने के कारण रूपक अलंकार हो जाता है। तो अब बात करते हैं बेटा छठे अलंकार की, जो इस प्रकार है। छठा अलंकार है बेटा अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान देना। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले परिभाषा बेटा, काव्य में जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना, ध्यान देना बेटा, काव्य में जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो बेटा उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। उष्काल मारे क्रोध के ध्यान देना बेटा, उष्काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगत। तो ध्यान देना
पहले इसकी परिभाषा, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बेटा अब समझ लीजिए, सबसे पहले तो हमें ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनकी हिंदी आनी चाहिए। ये हिंदी किस प्रकार है? ये महाभारत के युद्ध के समय का वर्णन है कि उस समय जब अर्जुन को क्रोध आता है तो उनकी अवस्था कैसे हो जाती है। ध्यान देने बेटा, उस काल मारे क्रोध, उस काल मारे क्रोध के, कि उस समय क्रोध के कारण, कि जब अर्जुन को क्रोध आया हुआ होता है तो उस समय क्रोध के कारण तनु कांपने उनका लगा, कि उनका जो शरीर है वो इस तरह से कंपायमान हो गया, इस तरह से कांपने लग गया, मानो किस तरह से कांपने लग गया, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर ही जाग गया। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर ही क्या है, जाग गया। ध्यान देना बेटा कि उस काल मारे क्रोध के, उस समय क्रोध के कारण है ना, उनका जो तनु है, उनका जो शरीर है अर्जुन का, वो कांपने इस तरह से लग गया मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर ही जग गया, अर्थात जाग गया। तो बेटा हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो तनु है इसके अंदर सागर का क्या है, सागर की संभावना या कल्पना की गई है। तो यहाँ पर तनु क्या हो जाएगा, किसके अंदर संभावना कल्पना की जाती है, उपमेय में। तो बेटा क्या है, ये क्या हो जाएगा, अपना उपमेय हो जाएगा। तनु क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ तनु हो जाएगा उपमेय, और तनु उपमेय है यहाँ, और जो सागर है बेटा ये उपमान हो जाएगा। सागर क्या हो जाएगा, उपमान। इसलिए तो कहा गया है कि उपमेय में उपमान की संभावना, कि तनु का शरीर इस तरह से कंपायमान हो गया मानो सागर ही उसके अंदर उमड़ कर आ गया। मानो, और ये देखो बेटा, मानो सपोज किया गया है, कल्पना की गई है। ये शब्द क्या है, कल्पना या संभावना को दर्शा रहा है, जिसके कारण इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो बेटा इसके बाद कुछ उत्प्रेक्षावाचक शब्द भी होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए उत्प्रेक्षावाचक शब्द, उत्प्रेक्षावाचक शब्द है बेटा, ध्यान देना। उत्प्रेक्षावाचक शब्द जैसे जनु, जानो, जनु जानो, जनहु, जनु जानो, जनहु, और मनु मानो, मनु, मनु मानो, मनु, मनु मानो, मनु। बेटा हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, उत्प्रेक्षावाचक शब्द। जहां पर भी ये शब्द आ जाते हैं, जिस काव्य पंक्ति में शब्द आ जाते हैं बेटा, जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनु, तो वहां पर अपना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो बेटा इस प्रकार आपने समझा होगा, तो एक बार दोहराई भी कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान देना बेटा, रूपक अलंकार क्या है, काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। तो यहाँ पर बेटा चंद्र और खिलौना, देखिए खिलौना उपमेय और चंद्र है जो उपमान है, ठीक है। तो फिर यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसका आरोप किस पर है, उपमेय पर उपमान का, अर्थात खिलौने पर चंद्रमा का। खिलौना यहाँ उपमेय है और चंद्र यहाँ उपमान है, तो उपमान का उपमेय करके बेटा आरोप दिखलाएगा। आरोप का मतलब क्या होता है कि उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता दिखलाई जाती है। ये कह सकते हैं हम कि जो अपना उपमेय है वो उपमान के समान बताया जाता है, और
अब अन्य उदाहरण है बेटा, चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल बंदो हरिराय कि जो भगवान के चरणों में वंदना करते हैं तो वो क्या है, कमल रूपी चरणों में या कमल के समान चरणों में। तो यहाँ पर भी बेटा उपमेय उपमान में अत्यंत समानता दिखलाई गई है, तो कमल यहाँ उपमान हो जाएगा और चरण यहाँ उपमेय हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो बेटा अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, परिभाषा देख लीजिए। काव्य में जहां उपमेय में भी उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब बेटा यहाँ उदाहरण है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा। अब इस काव्य पंक्ति में भी देख लेना बेटा, ये उस समय का वर्णन है जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को क्रोध आ जाता है और उनका शरीर इस तरह से कांपने लग जाता है क्रोध के कारण, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर ही जाग गया हो। अर्थात सागर के जागने की कल्पना तनु अर्जुन के शरीर में की गई है। तो संभावना और जब कल्पना की जाती है उपमान की उपमेय में, तो बेटा वहां पर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, जनो जानो जनो मनो मानो मनो। जहां पर भी ये शब्द काव्य पंक्ति में आ जाते हैं बेटा, उस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छी तरह समझ आए होंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, साफ सुंदर लिखाई में, और अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।